गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है जैसे आप जानते हो। और हमारे जो रघुनाथ स्कूल की ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उस ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 6 में आपको मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा जो तीसरा अध्याय है वो चल रहा है, जिस अध्याय का नाम है आरंभिक नगर या प्रारंभिक नगर। इस अध्याय में हमने अभी तक देखा है कि किस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नगर की खोज हुई थी जो पाकिस्तान में है। उस समय ये भारत का हिस्सा था, तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई। इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता की खुदाई में सबसे पहले हड़प्पन जो नगर है उसकी खुदाई हुई थी, हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई हुई थी। हड़प्पा सब की खुदाई होने के कारण इस सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता का उद्भव और विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। ये सभ्यता थी ये अपने चरम पर पहुंची थी, तो इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो तीसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु उसकी सहायक नदियाँ थी, सरस्वती उसमें प्रमुख थी, जिसका जो बहाव क्षेत्र था वो राजस्थान और हरियाणा में है। आधुनिक कुछ शोध से, कुछ पुरातात्विक अन्वेषण से इस बात का पता चल रहा है कि जो प्राचीन विलुप्त सरस्वती नदी थी वो राजस्थान के गर्भ में आज भी बह रही है। भौगोलिक हलचल होने के कारण जो धरती की प्लेट्स है उनमें हलचल होने के कारण जो सरस्वती नदी थी वो विलुप्त हो गई। इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया इस सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आज से 150 साल पहले जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था तो पंजाब में जब रेल पटरियाँ बिछाने का काम चल रहा था तो उनको पत्थरों की आवश्यकता हुई, जहाँ पर एक स्थान से उन्हें ईंटें निकलनी या मिलनी शुरू हो गई। आज से करीब 100 साल पहले 1920 के दशक में ये हड़प्पा से या हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई तो पुरातत्ववादी और इतिहासकार चौंक गए क्योंकि इस सभ्यता की जैसे जैसे खुदाई उस सभ्यता से हमें भवन, सड़कें, ऊपरी नगर, निचला नगर, इसके अलावा नालियाँ, समतल पर काटती हुई सड़कें, स्नानागार, विशाल स्नानागार, ये जो अवशेष मिले थे। इस सभ्यता के आधार पर जो इस सभ्यता के जो किनारे किनारे अन्य नगरों की भी खोज हुई जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा जैसे शहरों का भी उत्खनन हुआ। इस उत्खनन के आधार पर कहा जा सकता था कि आज से करीब 7000 वर्ष पहले यह सभ्यता अपनी उन्नति और चरम पर थी। इस सभ्यता का बसाव जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। ये अत्यंत समृद्ध और विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के सभी जो तत्व हैं वो इस सभ्यता में हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में भी बताया है कि मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं जो अत्यंत विस्तृत है, जिसके दोनों ओर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिसके अंदर प्लास्टर का, उसकी सीलन को रोकने के लिए प्लास्टर का लेप किया गया था, चारकोल लगाया गया था ताकि सीलन न फैले, और इसके
अंदर आंतरिक भाग पर नाले बनाए गए थे जिससे अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। अंडरग्राउंड पानी का है वो निकालने के लिए उसका उपयोग है वो किया जा सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो नगरीय जीवन था वो अत्यंत समृद्ध था, अत्यंत विकसित था, अत्यंत कुशल था। तो कुशल नगरीय सभ्यता की अवशेष है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ के भवन, नाले और सड़कों के बारे में आपको मैंने बताया था। यहाँ के जो नगर थे उनमें जो घर थे वो जिनमें 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। अधिकांश घरों में एक पृथक स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी पाए गए हैं। जो सैंधव सभ्यता के जो नगर थे उनके जो घर थे वो 1 या 2 मंजिला थे। अधिकांश चौक के चारों ओर कमरे बने हुए थे। अधिकांश घरों में स्नानागार के अवशेष मिले हैं और इसके अतिरिक्त स्नानागार के अतिरिक्त हमें कुछ विशेष प्रकार के भवन और इमारतें भी मिली है। प्रत्येक घर में कुएं होते थे। वो जो स्नानागार की जो नाली थी वो घर की नाली में मिलती थी और घर की नाली थी वो सड़क की नाली में मिल जाती थी। और सड़कें जो सड़कों पर जो नालियाँ होती थी वो ढलावदार होती थी जिससे कि पानी आसानी से बह सके। ये सड़कों की जो नालियाँ थी वो मुख्य चौराहे के नाले में गिरती थी। मुख्य चौराहे का जो नाला होता था वो अंडरग्राउंड होता था जिसके ऊपर स्थान स्थान पर मैन होल बने हुए होते थे जिनका प्रयोग है वो समय समय पर सफाई करने के लिए किया जाता था। समय समय पर मैन होल की सहायता से इनकी सफाई भी की जाती थी। कई नगरों में ढके हुए नाले हैं जो सीधी लाइन में बनाए गए हैं। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों में मिल जाती थी और ये बाद में नालों से जुड़ जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इन पर जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे जिन्हें की समय पर साफ किया जा सके। जो नगरीय जीवन था वहाँ पर काफ़ी हलचल उठती रही होगी, ऐसा माना जा सकता है। पुरातत्ववादी और इतिहासकारों का मानना है कि वहाँ के नगरीय जीवन में काफ़ी हलचल थी। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग थे जो नगर में खास इमारतों के लिए जुटे रहते थे। यहाँ के जो संभवतः शासक थे, शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग हैं वो खूबसूरत मन के सोने चांदी के आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में हमें लिपिक भी मिलते थे जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो वहाँ के अवशेष रहे थे। कुछ अवशेष हमें लिखे हुए मिले हैं, जो कुछ अभिलेख है वो हमें लिखे हुए मिले हैं, बाकी अभिलेख है वो नष्ट हो गए। तो मोहर निर्माण कला, इसके अलावा अभिलेख कला उस समय विकसित थी। नगरों में शिल्पकार थे वो स्त्री और पुरुष थे। घरों किसी उद्योग स्थान पर तरह तरह की चीज़ें बनाए थे। लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे। मिट्टी के कई खिलौने बनाए जाते थे जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे। उस काल में जो बच्चे थे वो खेलते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सैंधव काल के अंतर्गत हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें भवन, नाले, सड़कें मिली है। जो ज़्यादातर जो नगर था वो 2 भागों में बंटा था। पश्चिम भाग था वो छोटा था, वो ऊंचाई पर बना था, जबकि पूर्व भाग था वो निचला था, निचला नगर था वो बड़ा होता था। पश्चिम भाग जो छोटा था उसमें नगर के राजा, पुरोहित, सामंत, अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, जबकि जो निचला नगर है उसमें कारीगर, श्रमिक, मजदूर, किसान आदि रहते थे जो अपनी पारंपरिक कला में मणके बनाने में, मुहर बनाने में निपुण थे। सोने चांदी के आभूषण बनाने के काम में भी लगे रहते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक अत्यंत विस्तृत सभ्यता के हमें अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार की जो सभ्यता थी वो अत्यंत विकसित थी। कालीबंगा और लोथल के अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं जिनका प्रयोग है वो यज्ञ के लिए किया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो भंडार गृहों में जो राजा थे वो जो अन्नागार के रूप में अनाज है वो रखते रहे होंगे, अनाज है वो का प्रयोग है वो करते रहे होंगे। नगर और शिल्प
आज का जो हमारा बिंदु है वो नगर और शिल्प से जुड़ा हुआ है। पुरातत्ववादियों को जो हमें यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखी गढ़ी, लोथल, बनावली, कालीबंगा, इन नगरों के उत्खनन से जो पुरातत्ववादियों को जो चीज़ें मिली हैं, जो खोज हुई है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यहाँ पर जो चीज़ें मिली है वो अधिकांश चीज़ें या तो पत्थर से या समुद्र के किनारे लाए गए शंख से या तांबे से, सोने से, कांसे से या चांदी से इन धातुओं का निर्माण किया गया था। तांबे और कांसे से जो तांबा और जो कांसा निकाला जाता था उसका अधिकांश प्रयोग है वो औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, गहने और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो सोने और चांदी का प्रयोग है वो बर्तनों के साथ साथ आभूषण निर्माण में भी किया जाता था। तो पुरातत्ववादियों को, इतिहासकारों को जो भी चीज़ें यहाँ से मिली है उनमें अधिकतर क्या है, पत्थर है, शंख है, तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। वो सोने, चांदी, तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती रही होंगी या बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से क्या क्या बनते थे, औजार बनते थे। उस काल में जो औजार थे वो तांबे से या कांसे से। हथियार, औजारों के अलावा हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से भी गहने और बर्तन दोनों बनाए जाते थे। तो तांबा, कांसा का प्रयोग है वो धातुओं का प्रयोग है वो हथियारों में, औजारों में, बर्तन बनाने, गहने बनाने, इसके अलावा सोने चांदी से भी बर्तन भी बनाए जाते थे और आभूषण निर्माण भी किया जाता था। लेकिन सोना और चांदी है वो दुर्लभ मिला है, बहुत कम मिला है। इससे पता चलता है कि लोग हैं वो सोने चांदी से परिचित तो थे, लेकिन सोना चांदी है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर हमें खुदाई में नहीं मिला है। कुछ एक क्षेत्रों में हमें सोने चांदी के चीज़ें हैं, आभूषण हैं या बर्तन हैं वो मिले हैं। इसके अलावा यहाँ मिली जो आकर्षक वस्तुएं हैं उनमें बाट, मनके और फलक ये प्रमुख थे। बाट और मनके ये विभिन्न पत्थरों से, सीपियों से, चर्टक पत्थर से बनाए जाते थे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल के दौरान वहाँ पर एक नाप तोल की प्रणाली विकसित हो गई थी जो क्रमशः 1, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256 के क्रम में डैश 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 इस क्रम में रही होगी। इस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु काल में, सैंधव काल के लोग थे वो नाप तोल की प्रणाली से भी परिचित थे, नाप तोल का प्रयोग भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो पत्थर से मोहरे बनाते थे। पत्थर के गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार मोहरे बनाने का काम करते थे। यहाँ के जो लिपिक थे इन मोहरों पर चित्रों को उकेरा करते थे। उनका प्रमुख कार्य है वो मोहरों पर चित्र उकेरना है। हमें पशुपतिनाथ के चित्र, इसके अलावा नावों के चित्र, यात्रियों के चित्र, पेड़ पौधों, वनस्पतियों के चित्र, कुबड़दार बैल के चित्र आदि भी यहाँ से मिले हैं। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के अधिकांश चित्र हमें इस काल में दिखाई देते हैं। जानवरों के चित्र थे वो इस काल में मोहरों पर बनाए जाते थे। हड़प्पा काल के जो लोग थे वो काले रंग से परिचित थे। काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन है वो बनाए जाते थे। लाल मिट्टी का बर्तन का प्रयोग है वो किया जाता था। अधिकांश निर्माण था वो ईंटों से किया जाता था। ईंटों को सुखाकर, पकाकर उनका प्रयोग होता था। बर्तनों को भी सुखाकर और पकाकर उनको प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। उनके ऊपर गहरे काले रंग का प्रयोग किया जाता था और लाल मिट्टी से बर्तन है वो बनाए जाते थे जो सख्त होते थे, मजबूत होते थे। बर्तनों का प्रयोग बच्चों अनाज को रखने के लिए, पानी को रखने के लिए, भंडार के घर के रूप में अनाज को कई महीनों तक रखने के लिए इन लाल पत्थर से बने, लाल मिट्टी से बने हुए पत्थरों का प्रयोग
लाया जाता रहा होगा। तो आज का जो हमारा बिंदु है, नगर और नए शिल्प, पुरातत्ववादियों को जो चीज़ें मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे का प्रयोग है वो औजार, हथियार, गहने और बर्तन के रूप में होता था। सोना और चांदी भी कम मात्रा में मिला है, लेकिन सोना और चांदी का प्रयोग भी बर्तन और गहनों के, अधिकांश रूप से गहनों के रूप में लाया जाता था। यहाँ से मिली जो आकर्षक वस्तुएं उनमें मणके हैं, बाट हैं, मोहरे हैं, फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर से मोहरे बनाते थे, जिनमें अधिकतर जानवरों के चित्र है वो उकेरे जाते थे। पत्थर की मोहरे बनाते थे, वो पत्थर की मोहरे आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होती थी, जिनमें विभिन्न पशु पक्षियों, जिनमें कुबड़दार बैल, भगवती जो परम भागवत शिव, इसके अलावा पशुओं की मूर्तियाँ, अन्य पशुओं की मूर्तियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियों की मूर्तियाँ भी या जो आकृति है वो उकेरी गई थी। हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो लाल मिट्टी से बर्तन बनाने, उन बर्तनों को सुखाना, उनको पकाना और उन पर अलग अलग काले रंग से डिजाइन बनाना भी सीख गए थे। उनके हड़प्पाकालीन जो बर्तन हमें मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो अधिक कलात्मक है, अधिक सुंदर है, अधिक भव्य है, अधिक आकर्षक है। तो आज जो हमारा बिंदु है इसको आप जूम कर ले, इसको आपको लिखना है, नगर और नए शिल्प, इसको लिखना है, याद करना है, यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।